रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार जारी है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि वो रूस यूक्रेन का जंग रुकवाने में सफल होंगे, और यही वजह है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बैठक एक बार फिर से होने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि ट्रंप और पुतिन इस बार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं, जहां युद्ध समाप्ति के समझौते पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले अमेरिका और रूस के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक होगी। ट्रंप ने यह जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और यह बातचीत करीब 2 घंटे तक चली है। यानी कि देखिए, कोशिशें लगातार जारी है कि इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप की यह कोशिश है कि युद्ध विराम किया जाए, और यही वजह है कि मुलाकात पुतिन और ट्रंप की होने वाली है। क्या इस मुलाकात के बाद युद्ध विराम होगा, क्या बात बनेगी? ऐसा हम क्यों सवाल पूछ रहे हैं? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि एक बार फिर से मिलने वाले हैं ट्रंप और पुतिन। इस बार ट्रंप और ज़ेलेंस्की हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में मिलने वाले हैं। अलास्का के बाद ट्रंप पुतिन अब बुडापेस्ट में मिलेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा इसमें होगी। युद्ध समाप्ति के समझौते पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका और रूस के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक होने वाली है। ट्रंप से पुतिन ने फोन पर लंबी बातचीत की थी। यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए दोबारा मिलेंगे दोनों नेता, और अलास्का की मुलाकात सफल नहीं रही तो फिर क्या आगे हो सकता है, ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि क्या एक बार फिर से जो ट्रंप है एक और युद्ध को रुकवाने में सफल होंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी, मैं आपके पास आऊंगी। मुलाकात होने वाली है पुतिन और ट्रंप की, इस मुलाकात को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मुलाकात होगी तो बात बनने की संभावना है क्या? देखिए, मुलाकातें इसीलिए की जाती हैं कि बात बन जाए, और युद्ध चाहे कितने भी समय तक चले, लेकिन अल्टीमेटली आपको टेबल पे आकर एक दूसरे के पॉइंट्स को समझना, एक दूसरे की बात को समझना और वार्ता को आगे ले जाकर एक निर्णायक मोड़ देना बहुत आवश्यक होता है। और जहां तक पुतिन और ट्रंप का सवाल है, भले ही उनके रिश्तों में पहले जैसी वो गर्माहट ना रही हो, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि इस समय शांति की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि पुतिन की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। लगातार 3-3.5 साल से वो देश युद्ध के में अपनी जान डाल चुका है और तरह तरह के हथियार इस्तेमाल कर चुका है। और यहाँ पर यूरोपियन नेशंस जो है, वो जिस तरीके से पूरा यूनियन यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुतिन की स्थिति भी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। और ट्रंप ने, क्योंकि गाजा पीस अकॉर्ड में थोड़ा सा जो संधि वहां पे हुई है, एक वो मोमेंटम उनका बन गया है, तो वो चाहेंगे वो मोमेंटम जारी रहे। और उस मोमेंटम को जारी रखते हुए वो कोशिश यही करेंगे कि अब अलास्का के बाद जब वो बुडापेस्ट में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचे। हालांकि एकदम साथ के साथ युद्ध विराम नहीं होगा, हो सकता है उसमें आगे 2-3 महीने लग जाएं, लेकिन क्योंकि जो हंगरी के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो एक छवि है, वो रशिया भी उसको मान्यता देता है जी। और नाटो के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत तटस्थ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक लोगों को भरोसा है उनके ऊपर। तो हो सकता है आने वाले समय में जब ये मुलाकात होती है, तो पिछली बार तो पुतिन अड़े हुए थे, लेकिन मुझे जो लगता है कि फ्यूचर में यूक्रेन लैंड फॉर पीस के लिए मान जाएगा। अब इसमें पुतिन और ट्रंप के अलावा 2 और भी हैं, जिसमें आपका यूक्रेन शामिल है और यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो चारों के चारों जो पार्टीज हैं, इनको एक चीज पर मानना पड़ेगा, तब शांति होगी। हाँ जी।
ठीक है। श्रुति दासगुप्ता जी, आप किस तरीके से इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं? क्या उम्मीद बन सकती है? क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने देखा बातचीत की कोशिशें लगातार हुई है, लेकिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अड़े रहते हैं और पुतिन भी अड़े रहते हैं और किसी भी तरीके से देखिए युद्ध विराम को लेकर संभावनाएं जो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब जब हंगरी में ये बातचीत होगी तो किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, हम इस बात को दो तरफ से देख सकते हैं। पहली तरफ देखते हैं मिलिट्री हिसाब से। मिलिट्री हिसाब से अब जो है यूएसए के और आपके बाकी यूरोपियन नेशंस का जो समर्थ था मिलिटरीली, वो अब इसराइल को इस वक्त तो अब जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि गाजा का वहां पे जो एटलीस्ट एक्टिव वॉर पार्ट है वो खत्म हो गया है। तो इस चलते वो जितना भी वो पावर वहां डाइवर्ट कर रहे थे, अब वो जा सकता है पूरा का पूरा उठ के यूक्रेन की तरफ। तो एक ये जो चीज है, ये एक ऐसा पेच है जो पुतिन शायद इससे वेरी रहते हैं, इसके खिलाफ वो थोड़े सतर्क रहते हैं और इस चलते उन्होंने ये फोन कॉल करके बात करी है। दूसरा पार्ट ये भी है इसके अंदर कि बिना ट्रंप के वेपन्स के, बिना ट्रंप एज इन यूएसए के वर्चस्व के ईयू और यूक्रेन ये युद्ध लड़ ही नहीं सकता। ये पूरा युद्ध जो है नेटो के लिए है। नेटो का सबसे डिफैक्टो लीडर जो है वो यूएसए है और इस वक्त यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। तो इसलिए पुतिन को उनके साथ ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नेटो के यूक्रेन कुछ है नहीं। उसके पास अपने सोल्जर्स जो हैं 5-5, 6-6 लाख दिन के कट रहे हैं, इस हिसाब का उनका मुझे अनुमान जो आया हुआ है। इतनी ज्यादा तादाद में उनके पास लोग ही नहीं बचे हैं लड़ने के लिए। आप कितना भी वेपन्स डाल लो उसके अंदर, उसको चलाने के लिए आपको लोग लगेंगे। तो अब ये लड़ाई अगर अभी नहीं थमी तो अब ये जाएंगे विंटर मंथ्स के अंदर। विंटर मंथ्स के अंदर आते ही जब सर्दी की जब वहां पे प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है, लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। जो जहां होता है वो वहां जमे बैठे रहना चाहता है। और जो आपका एनर्जी बैन जो आपने रशिया के ऊपर लगाया हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से यूरोप को बहुत सता रहा है, क्योंकि वहां उनके लोगों को मतलब वो बहुत ही ठंडे प्रदेश है, वहां पे यूरोप के अंदर बहुत मुश्किल हालत हो जाती है बिना रशिया की प्रोवाइड करी हुई एनर्जी के। तो ये सब चीजों को देख कर ट्रंप और पुतिन का इस वक्त मिलना, वो भी हंगरी जैसे देश के अंदर जो प्रो रशिया है, विक्टर ओरबान प्रो रशिया है, उन्होंने अपनी एनर्जी सप्लाई 2022 के बाद से बढ़ा दी है रशिया के साथ। उनके वहां पे वैसे वो आईसीसी के सिग्नेटरी हैं, तो इसका मतलब अगर पुतिन के खिलाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें अगर उनको क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है तो वहां उनको अरेस्ट होना चाहिए। पर नेतन्याहू भी आए थे वहां पे और अब पुतिन भी वहां आएंगे। इसका मतलब यही है कि जो विक्टर ओरबान है वो वहां से उन्होंने ऑलरेडी वहां पे प्रोसेस शुरू कर दिया कि हम आईसीसी के मेंबर नहीं रहना चाहते, हम न्यूट्रल पार्टी रहना चाहते हैं, जहां पे जिसकी भी कोई प्रॉब्लम हो वहां आके बैठ सकता है। तो बुदापेस्ट एक बहुत अच्छी चॉइस ऑफ प्लेस है, क्योंकि वो यूरोप के अंदर है। यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप में ही सुलझाई जानी चाहिए, अलास्का में नहीं। और दूसरा ये विंटर मंथ्स प्लस आपका जो रीडायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि इजराइल को अब जरूरत नहीं रह गई है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रशिया के एनर्जी सेक्टर्स को उन्होंने टारगेट किया है अब। तो इसके चलते आपका इंडिया के साथ भी जो उनका सेल है ऑयल का वो थोड़ा घटा है। अभी भी रशिया इंडिया का नंबर 1 क्रूड ऑयल सप्लायर है, लेकिन वो घट गया है 40% से हम 35 के करीब आ चुके हैं। तो ये जो घटाव है ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी रिफाइनरीज पे अटैक हुआ है। तो अब जो है वो अब जो झटका जो है वो थोड़ा थोड़ा पुतिन और उसकी वॉर इकोनॉमी को भी लगने लगा है। तो इस सब चलते, इन सब पॉइंट्स के चलते ये मीटिंग अब आगे होने वाली है। देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। तो यानी कि जो रशिया को नुकसान पहुंचा है इस युद्ध में, इसके बाद कहीं ना कहीं जो उनका एटीट्यूड, यानी कि पुतिन का जो एटीट्यूड और रवैया जो देखने को मिलता था उसमें कहीं ना कहीं नरमी देखने को मिलेगी। ठीक है लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी, क्योंकि देखिए फोन पर बातचीत होती है पुतिन की और इसके बाद ट्रंप की, दोनों की 2 घंटे तक बातचीत होती है। लेकिन जरा ये समझाइए कि एक तरफ तो देखिए मदद की बात कही जाती है यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से, और टॉम हॉक मिसाइल को लेकर जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कहा गया मदद पहुंचाने के लिए, और इसके बाद युद्ध विराम को लेकर, बातचीत को लेकर भी आगे बढ़ते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए हमने कुछ दिन पहले देखा था कि अमेरिकी सैनिक जो है लाइन में लगे हुए थे खाना खाने के लिए। तो एक तरफ उनका कमिटमेंट कि वो उनको टॉम हॉक्स दे देंगे, दूसरी तरफ जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं, जो इकोनॉमिक हालात हैं फौज के, दोनों में मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
और टॉमहॉक को भले ही सप्लाई कर दें, कि ऑब्वियसली वो मुफ्त में तो देंगे नहीं, पैसा तो उसका यूरोपियन यूनियन को देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो शांति वार्ता चाहते हैं, और जिस तरह से पुतिन बहुत ही सशक्त हैं अपनी बातों को लेके, अगर वो अलास्का में उन्होंने कोई भी कंडीशन पुतिन की तरफ से नहीं मानी थी, तो वो इस बात पे फिर से बिखर सकते हैं कि आप उनको टॉमहॉक मिसाइल दे रहे हैं, क्योंकि रशिया के पास जिस तरह के मिसाइल्स हैं वो भी टॉमहॉक के बराबरी के हैं और कुछ उनसे भी ज्यादा विध्वंसक हैं। जब आप शांति की वार्ता करते हैं तो आपको बहुत सारे पहलुओं पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति और रणनीति नहीं है, बहुत सारे इसके और भी पहलू होते हैं। आप कूटनीतिक जो पहलू होते हैं वो बिहाइंड द क्लोज डोर हो रहे होते हैं, उन सब के बारे में सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी वो नहीं बताते हैं। जैसा हमने गाजा में भी देखा था, जो पहले एक पीस अकॉर्ड आया था, जो दूसरा फाइनल हुआ था, दोनों में फर्क था। तो कहीं ना कहीं जो पीछे जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है वो, और जो आप और पुतिन जो हम ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप थोड़े बड़बोले हैं, वो भले ही कहते रहे कि हम इनको ये मिसाइल्स दे देंगे, दबाव बनाने की जो कोशिश है वो लगातार चलती रहेगी, लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता है कि वो फौरी तौर पर कुछ भी सप्लाई करेंगे, अगर कुछ भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो। हाँ, नहीं, जर्मनी वगैरह जो जी, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी, क्योंकि देखिए अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, अमेरिका वो जाने वाले थे, और यूक्रेन की पीएम भी देखिए अमेरिका पहुंची थी डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए, और बातचीत होनी थी टॉमहॉक मिसाइल को लेकर। और अब क्योंकि जेलेंस्की के अमेरिका दौरे से पहले ये मुलाकात, इसमें क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या पहले रूस से पुतिन के से बातचीत करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद वहां से जो निष्कर्ष निकलता है इसके बाद बातचीत होगी जेलेंस्की से? देखिए, जेलेंस्की से तो बकायदा बातचीत होगी, लेकिन पिछली बार भी हम देख चुके हैं कि जेलेंस्की जाते हैं, उनको पिछली बार उनके बॉडी लैंग्वेज पे, उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, उनके बॉडी सूट पे उन्होंने टोक दिया था, जो कि बहुत डिसग्रेसफुल था जी। तो जेलेंस्की भले ही जा रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की इस समय बहुत ज्यादा परेशानी में है। देखिए, भले ही वो अपनी कुर्सी अभी तक बचा पा रहे हैं, लेकिन देश कि जो नागरिक हैं, जिस तरीके के हालात से वो गुजर रहे हैं, एक समय पे रशिया और यूक्रेन, ये दोनों ऐसी जगह थी जहां पर बहुत तरह का ग्रेन पैदा होता था, और सप्लाई ऊर्जा की जो हम बात करें तो रशिया पूरे विश्व को अभी भी दे रहा है। तो अब लेकिन हालात बहुत बदल चुके हैं। जेलेंस्की भले ही युद्ध को, अब वो नहीं चाहेंगे कि उनको लैंड फॉर पीस करना पड़े, क्योंकि जहां रशिया घुस चुका है, उनकी बहुत सारी टेरिटरीज हैं, कीव हो गया, अब और भी बहुत सारी जगह हैं, 3-4 जगह हैं जहां रशिया ने अपनी बढ़त बना चुकी है, वो उनको देना नहीं चाहेंगे। तो जेलेंस्की चाहेंगे कि उनकी इज्जत, उनकी नाक बची रहे, लेकिन पुतिन ने, क्योंकि उनकी सेना ऑलरेडी वहां तक घुस चुकी है, वो उसको पीछे नहीं लाना चाहेंगे। तो जो इस तरह के हालात हैं, तो सिर्फ टॉमहॉक्स का मसला नहीं है, मसले और भी हैं, और जितना नुकसान अभी तक वो झेल चुके हैं, इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, अगर वो मिसाइलें खरीद रहे हैं तो पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन भी अगर उनको पैसा देगा तो वो उनसे जमीन लेगा, या फिर ऐसी कोई जगह लेगा जहां पर कि वो माइनिंग करके अपने लिए कुछ निकाल सके और उस पैसे की भरपाई कर सके। आजकल के जमाने में देखिए, इट इज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, कोई भी किसी पे एहसान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज सीइंग कि व्हाट दे कैन गेन आउट ऑफ दिस वॉर। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप भी इस समय जेलेंस्की से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना फायदा देखेंगे, और यूरोपियन यूनियन भी चाहेगी कि उनका कुछ फायदा हो। लेकिन समझदारी इसी में है, सबको समझ में आ गया है, लंबे युद्ध से किसी का फायदा नहीं है। अब ये इस बार पीसफुली बातचीत करना चाहेंगे, और किसी ना किसी चीज पर मुझे सहमति बनती हुई दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल देखना यही होगा कि क्या वाकई में, क्योंकि दोनों ही देशों में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है और बदहाली लगातार वहां पर देखने को मिल रही है, ऐसे में देखना यही होगा क्या कोई निष्कर्ष निकल पाता है। लेकिन श्रुति दास गुप्ता जी, जो ये मुलाकात होने वाली है, जियोपॉलिटिकल पर इसका कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, इस मुलाकात के ऊपर हर देश की नज़र अटकी होगी, क्योंकि ये मुलाकात दो वर्ल्ड पावर्स के लीडर्स के बीच में हो रही है। एक तरफ यूएसए है, एक तरफ रशिया है, दोनों में से कोई भी कमज़ोर नेशन नहीं है।
हाँ, पूरा का पूरा जो वेस्टर्न हाफ ऑफ द वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा रिसेशन की तरफ, एक बहुत बड़ी रिसेशन की खाई की तरफ देख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ऊंट है, ये ऊंट की करवट जो है ये हल्की हो गई है। ये अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं। तो इस मुलाकात के ऊपर सबकी नजर है। बुदापेस्ट के अंदर जब पिछली 90s के दशक के अंदर यूक्रेन और बेलारूस और ये सारे नेशंस मिलके रशिया के साथ एक बार पहले भी एक डील साइन कर चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की जो उनकी इच्छा थी इसको त्यागने का एक अग्रीमेंट साइन किया था। तो ये जो प्लेस ऑफ मीटिंग होने वाली है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इनको पता है कि यहाँ पे एक बार पहले भी इन नेशंस ने रशिया की डिमांड्स को माना था। और इस बार जहां वहां यूएसए आके बैठ रहा है, यूएसए को भी पता है कि वो जो प्रॉमिस कर रहा है, जैसे वहां से उन्होंने, आपने कहा टोमाहॉक वो सप्लाई करने की बात करें, यहाँ ओरेशनिक बैठी है उसके सामने, तो ऐसे वेपन का सामने दूसरा वेपन रखेंगे तो फिर तो महायुद्ध ही छिड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए, जियोपॉलिटिकली देखा जाए, तो ये लीडर्स अगर मिल रहे हैं तो या तो वो चाहते हैं कि एक शांति बने विंटर मंथ सेट होने से पहले, जिससे पहले कि जो यूरोपियन नेशंस हैं वो ऑलरेडी अपने जो हैं वो एयरफोर्स को घुमा रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनको अब अंदर से डर लग रहा है कि रशिया शायद और अग्रेसिव स्टेप्स यूक्रेन के बाहर भी ले सके। चाहे रशिया कितना भी उनको प्रॉमिस करे, पुतिन और उनके आपके लावरोव वगैरह सब आके बोल रहे हैं कि हमें और किसी देश के साथ नहीं ये खेल खेलना है, हमें यूक्रेन में नेटो नहीं चाहिए, और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने वहां पे एक और देश काट दिए हैं, जो है आपका लुहांस्क और डोनेस्क, रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क, रिपब्लिक ऑफ डोनेस्क, ये 2 और देश काट दिए। क्राइमिया वो ले चुका है, ज़पोरिज़िया के आगे वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आप कितना भी वेपन, जैसे मैंने कहा, सप्लाई कर दीजिए, अब जो है वो लास्ट मैन ऑन द ग्राउंड वाली बात हो चुकी है। अब वो चाहते हैं कि अगर आपको जो हमने ये लैंड लिया है इसमें से अपना, जैसे ब्रेड बोल की बात करी आपकी डिफेंस एक्सपर्ट ने, तो ये ब्रेड बोल, व्हीट बोल कहा जाता था वहां का यूक्रेन, अब वहां के सारे खेत तक आपके ब्लैक रॉक वगैरह ने जो है लोन पे ले लिए हैं, तो अपनी आंखों तक लोन में डूबा हुआ है यूक्रेन। तो अब पैसे वापस कैसे आएंगे अगर ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी? लोग कहां से आएंगे ये लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी? या तो रशिया को पूरा हराया जाए, जिससे फिर ये सारे जो आपके खनिज प्रदेश हैं, जितने आपके डोनेस्क, लुहांस्क, ब्लैक सी वाला एरिया जो है, ये सब ले लिया जाए। अगर वो ये नहीं कर सकते तो अब ये जो है घाटे की लड़ाई बनती जा रही है यूरोप के लिए, और नेटो जैसी एक छोटी सी चीज वहां बिठाने के चक्कर में उन्होंने एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया और अब इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। तो जियोपॉलिटिकली पूरा का पूरा विश्व अब इस एक मीटिंग की तरफ देखेगा, पर इसकी अभी डेट नहीं आई है। देखते हैं क्या इंडिया से जाने के बाद जाएंगे क्या वहां पे पुतिन, या पहले? इसका भी एक बहुत बड़ा असर होगा। बिल्कुल, लेकिन अगर मान लीजिए बातचीत अगर होती है और अगर बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो फिर आप किस तरीके से देख रहे, कितना असर पड़ेगा दोनों देशों की इमेज पर? देखिए, बातचीत, मेरे हिसाब से बातचीत में आप पिछली बार भी जैसे अलास्का में देख चुके हैं, कोई निष्कर्ष नहीं आया था, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई थी। हाँ भाई, बहुत अच्छे मिले, हमने इनके B-2 बॉम्बर्स देखे, हमने उनके जहाज देखे, इनके साथ गाड़ी में घूमे, बस ऐसी पिक्चर्स आई और कोई उसका निष्कर्ष नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी ही आज के दिन में जब से ये मीटिंग डिक्लेयर हुई है उसके बाद 300 तो उन्होंने ड्रोन लॉन्च कर दिया रशिया ने यूक्रेन की तरफ। तो ये, इसका मतलब ये है कि पीस फ्रॉम पावर आने वाला है। रशिया बता रहा है कि भाई ठीक है, मुझे भी चोट पड़ी है, आघात मुझे भी महसूस हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने घुटने टेके हैं। अब तुम आगे डिसाइड करो कि तुम और क्या क्या खोना चाहते हो। तो अगर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आती है तो ये पूरा विंटर मंथ्स लंबा खींचेगा, फिर हम जाके कहीं बाद में स्प्रिंग में ही देख पाएंगे कुछ होता हुआ। बिल्कुल, और देखिए ना, दोनों देशों को पता है कि कितना नुकसान हुआ है और काफी घाटे का, जैसा बताया आपने कि अब जो है घाटे की तरफ ये युद्ध जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये माना जाए कि पुतिन को या फिर ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदेशा है। सवाल मेरा आपसे होगा लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी, इन दोनों देशों को पता है कि यहाँ पर नुकसान हुआ है, दोनों देशों को काफी, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें बिजली सप्लाई का संयंत्र हो, वहां पर भी देखिए लगातार अटैक हो रहे हैं, यूक्रेन में किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी
3.5 सालों में दोनों ही तरफ से कोई रुकने को तैयार नहीं है। लगातार देखिए, अगर रूस की तरफ से अटैक किया जाता है तो उसका पलटवार तुरंत यूक्रेन की तरफ से किया जाता है। तो इसके पीछे की वजह आप क्या समझ रही हैं? क्या आखिर यूक्रेन, क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो माना यह जा रहा था कि रूस के सामने यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन 3.5 साल तक ये युद्ध चलना, यूक्रेन के अंदर आखिर इतना मनोबल कैसे आया? और अभी भी देखिए घुटने टेकने को तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। देखिए, यूक्रेन के अंदर मनोबल ये था कि जैसे हमारे यहाँ एक कहावत होती है हिंदी में कि बांबी में हाथ तुम दो, मंत्र मैं पढ़ूंगा, कि सांप की बांबी में हाथ आपने देना है लेकिन मंत्र कोई और पढ़ रहा है। तो यही हुआ था, इनको बताया गया था कि इनके साथ पूरा नाटो खड़ा है, इनको जैसी संभव सहायता है वो करेंगे और वेपनरी देंगे, सब कुछ देंगे। तो उनको लगा था कि बहुत लंबा युद्ध चलेगा नहीं। जहां तक रशिया की बात है तो रशिया का 75% ऑफ इकोनॉमी इस समय सिर्फ वेपनरी प्रोडक्शन में और बाकी जो भी युद्ध से संबंधित चीजें हैं उसमें लगा हुआ है जी। जबकि उनकी कैपेबिलिटी और भी बहुत कुछ है। जैसा अभी श्रुति जी ने बताया कि जो उनका बिजनेस था ऑफ पावर सप्लाई, उस पे भी इफेक्ट हुआ। इंडिया भी जो ले रहा था वो भी कम हुआ है। तो दोनों काफी नुकसान हुआ है, और लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कैसे ये युद्ध जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उम्मीद की किरण अब जगी है। हंगरी में बातचीत होगी, देखना यही होगा क्या वहां से सफलता हाथ लगती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।